10 साल पहले टोक्यो के ऊपर अचानक से एक इन्वर्टेड कैसल अपीयर हुआ था और उसी के बाद से लगातार जापान के अंदर भी काफी सारे डंजन्स ओपन हुए और इस वजह से लोगों ने माना को अवेकन किया। जिनके पास किसी टाइप की माना मौजूद हुआ करती थी तो उन्हें मेजिस कहा जाता था, जो कि डंजन्स को क्लियर करते हुए काफी सारे पैसे और काफी सारे फेम कमा सकते थे। एक मेज को उनके माना के कलर को देखकर जज किया जाता है। अगर नॉर्मली बात करिए जाए तो कोई बंदा सिर्फ सिंगल कलर को ही एप्टीट्यूड कर सकता है, लेकिन रेयरली इस जगह पर डुअल कलर भी कोई अचीव कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरा यंगर ब्रदर, उसका नाम कुरासाकी काई है और उसके पास डुअल कलर है, ब्लू और रेड। वह पर इसी के साथ ही काई को दिखाया गया जो कि एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा था, जो कि दिखने में काफी पावरफुल था, लेकिन काई को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो एक स्माइल पास करता है। तभी जो ये मॉन्स्टर होता है वो काई के ऊपर अटैक करने के लिए जाहिर होता है कि तभी काई अपने डीमन लेंस का इस्तेमाल करते हुए एक आइस वर्क को क्रिएट करता है, जिसके ऊपर कुछ एनर्जी लिपटी हुई होती है और वो इससे इस डीमन के ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक के अंदर उस डीमन का खात्मा हो जाता है और उसके अंदर से एक रेड कलर की क्रिस्टल निकलती है। वहीं पर पीछे की तरफ हमें एक बंदे को दिखाया गया जो कि दिखने में काफी कमजोर और काफी उदास लग रहा था। तभी जो काई होता है वो अपने वाले क्रिस्टल को उसके सर के ऊपर मारते हुए ये कहता है कि हे नकारे, जल्दी करो और इसे उठाओ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस बंदे के टाइटल के बारे में बताया जाता है। इसका टाइटल पर्पल किंग होता है और जो उसकी लेवल है वो 89 की होती है, जो कि मेजिस में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। लेकिन मुझे ही देख लो, उसका ओल्डर ब्रदर होने के बावजूद भी मेरे पास कोई भी टैलेंट मौजूद नहीं है। मैं एक कलरलेस बंदा हूँ जो कि एक रेयरिटी है। वहीं पर इसी के साथ इस बंदे के बारे में बताया गया, इसका नाम कुरोसाकी री है और ये लेवल 1 का बंदा है। री आगे ये कहता है कि लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस जगह पर पोर्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और जो ये चीज हुई इसलिए हो पाई क्योंकि काई ने मेरे ऊपर दया दिखाते हुए मुझसे अपने पार्टी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मेरी ये गधों वाली इच्छा है कि मैं एक ना एक दिन अपने स्किल को अवेकन कर लूंगा। वहीं पर इसी के साथ में कुछ समय की बात का सीन दिखाया गया। जो ये लोग थे वो बॉस रूम के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर इस डंजन का बॉस क्रोनोस नाम का एक डीमन होता है जो कि टाइम एंड स्पेस का गॉड होता है और जो उसकी लेवल होती है वो इस जगह पर अननोन होती है। लेकिन काई को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने डीमन स्लेन का इस्तेमाल करते हुए इससे क्रोनोस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो क्रोनोस होता है वो अपने टाइम पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए इजीली उसके सारे के सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। ये देखकर काई काफी हैरान हुआ। तभी जो क्रोनोस था वो अपने किसी आग के पावर का इस्तेमाल करते हुए काई की तरफ घूर कर देखता है और उसके घूरने भर से ही जो काई का सर था वो इस जगह पर फट गया। ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो गए जो कि काई के साथ आए हुए थे। री ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं पर जो काई के बाकी साथी होते हैं वो काफी घबरा चुके थे और वो भागते हुए ये कहते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है, आखिर पर्पल किंग इस जैसे डीमन के सिर्फ एक ही अटैक से कैसे मारे जा सकते हैं, वो तो एक मॉन्स्टर है, हम लोग मारे जाएंगे इसलिए भागना होगा। लेकिन तभी उनके ऊपर काफी सारे टाइम के कांटे आते हुए उनके सर को फोड़ देते हैं। वहीं पर ये देखकर री काफी हैरान था और वो नीचे की तरफ गिर गया। तभी क्रोनोस उसे देखकर एक स्माइल पास करता है और वो उससे ये कहता है कि तुम तो एक कलरलेस इंसान हो। इस कारण से री को अपने ऊपर काफी गुस्सा हुआ और उसने ये कहा कि मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है अभी तक, इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अभी मरूं। और वो ये कहकर स्वर्ड को लेकर क्रोनोस का सामना करने के लिए खड़ा हो गया।
ये देखकर क्रोनोस हंसता हुआ ये कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। एक कलरलेस के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो मेरा सामना करने के लिए खड़ा हो चुका है। री अब भी अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ। ये देखकर क्रोनोस अपने काफी सारे पोल्टर को खोल लेता है और वो उससे ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। और उसने ये कहकर सिंपल सा एक अटैक करा और ये अटैक काफी होता है री की आधी बॉडी को गायब करने के लिए। इस कारण से री को काफी पेन होता है और वो जोरों से चिल्लाना शुरू कर जाता है। इस पर क्रोनोस उससे ये कहता कि मैं कुछ ज्यादा ही आगे गया था और उसने ये कहकर रिवाइंड कहा और उसकी ये कहते के साथ ही जो टाइम था वो कुछ देर के लिए पीछे चला गया और इस कारण से जो री था वो पूरे तरीके से हील हो चुका था। ये देखकर री काफी हैरान हुआ। तभी क्रोनोस अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए री के ऊपर अटैक करता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें इस बार कुछ टाइम दूंगा। वहीं पर उसके फायर अटैक का इस्तेमाल करने की वजह से जो पूरी की पूरी जगह होती है वो जलना शुरू कर जाती है और क्रोनोस हंसता हुआ ये कह रहा था कि अब तुम क्या करने वाले हो। इस पर री काफी परेशान था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे नॉर्मल से अटैक उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। तभी उसकी नजर क्रोनोस के बनाए हुए इस स्वर्ड के ऊपर गई और वो इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है और वो उसका इस्तेमाल करते हुए उसके फायर को डिसिपेट करता हुआ क्रोनोस के ऊपर अटैक करने के लिए जाना शुरू कर जाता है। लेकिन वो फायर से गुजर रहा था तो उसकी जो शरीर होती है वो जलना शुरू कर जाती है और इससे उससे काफी पेन हो रहा था और उसकी आवाजों को सुनकर क्रोनोस हंस रहा था। लेकिन तभी वो काफी हैरान हो गया क्योंकि री उसके काफी पास आ चुका था और उसने उसके बनाए हुए स्वर्ड को ही उसके छाती के आर पार कर दिया था। री अपने मन के अंदर ये कहता है कि फाइनली मैंने एक हिट मार दिया है। लेकिन ये देखकर क्रोनोस और भी एक्साइटेड हुआ और वो इस जगह पर रिवाइंड कहता है। यह सुनकर री काफी हैरान हो गया क्योंकि जो ये रिवाइंड की पावर थी उसके चलते क्रोनोस अपने आप को हील कर पा रहा था और वो पीछे चला गया। ये देखकर री पूरे तरीके से निराश हो गया और वो नीचे की तरफ बैठ गया और वो ये कहता है कि जो ये सारी की सारी चीजें वो किसी भी मतलब की नहीं है। क्या मैं इस तरीके से मारा जाने वाला हूँ? लेकिन तभी उसके सामने विंडो अपीयर हुई और उसे ये बताया गया कि आपके सामने टाइम एंड स्पेस की गोद को प्रेजेंस किया गया है, इसलिए आपके ब्लैक स्किल के सील को रिलीज किया जाता है। ये सुनकर री और क्रोनोस काफी हैरान हो गए। इसी के साथ ही री को उसका एक्स्ट्रा स्किल जिसका के नाम स्किल ड्रेन होता है वो एक्वायर्ड होता है और उसने इसके जरिए ही इस क्रोनोस के रिवाइंड स्किल को चोरी कर लिया होता है। ये देखकर री काफी हैरान होता है। इस कारण से क्रोनोस की भी फंस चुकी होती है। तभी री जोरदार चीख के साथ रिवाइंड कहता है और इसी के साथ ही उसके चारों तरफ काफी सारी ब्लैक एनर्जी आ जाती है। ये देखकर क्रोनोस काफी परेशान हुआ और वो काफी गुस्सा था और वो री के पास जाता हुआ ये कहता कि रुक जाओ, लेकिन काफी लेट हो चुकी थी क्योंकि उसकी ये करने की वजह से यहाँ पर उसका रिग्रेशन हो जाता है और टाइम काफी तेजी से चलना शुरू कर जाता है और जो री होता है वो काफी टाइम पहले अपने शरीर के अंदर जागता है और वो काफी हैरान था और उसने ये कहा कि मैंने काफी जल्दी और काफी हड़बड़ाहट में रिवाइंड स्किल का इस्तेमाल किया था, आखिर क्या हुआ? तभी उसकी नजर शीशे के ऊपर पड़ती है और वो ये कहता है कि ये तो मेरा यंगर सेल्फ है। चैप्टर के शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया गया जब री टाइम में वापस आ रहा था। हमें एक बंदे के झलक को दिखाया गया जो कि ये कहता कि मैं काफी कमजोर था जिस कारण से मैं क्रोनोस को नहीं हरा पाया, इसलिए मैंने इस स्किल को तुम्हारे हवाले कर दिया है। अगर तुम चाहो तो तुम इसका इस्तेमाल करते हुए क्रोनोस को हरा सकते हो। क्योंकि उसकी एक कहते के साथ ही यह सीन कट हो गया और हमें री को दिखाया जाता है जो कि खिड़की के बाहर देखता है और वो काफी हैरान हुआ और उसने ये कहा कि ये तो एक इन्वर्टेड कैसल है, वो तो अब भी सफेद कलर का है, वो तो कल तक इस जगह पर काफी काला हो चुका था। वहीं पर री आगे ये बताता है कि जो ये इन्वर्टेड कैसल था वो उसके अपीयर होने के 7 साल तक इस जगह पर पूरे तरीके से प्योर था, लेकिन अचानक से उसके ऊपर कुछ काले धब्बे आ गए और उसने इस पूरे के पूरे कैसल को ब्लैक कैसल बना दिया। और जब मैं इस ब्लैक कैसल के अंदर गया था तो मेरा सामना इस जगह पर क्रोनोस से हुआ था और मैं
उसी के चलते मारा गया था। तभी वो काफी हैरान होता है और वो ये कहता है कि अभी मुझे याद आया उसके और मेरे फाइट के दौरान मैंने उसके रिवाइंड स्किल को चोरी कर लिया था। वहीं पर वो ये कहकर अपने फोन को उठाकर आज की तारीख देखता है और वो ये कहता है कि मैं तो 7 साल पीछे आ चुका हूँ, मैं पास्ट के अंदर आ चुका हूँ। और वो ये कहकर अपनी स्किल विंडो को ओपन करता है जहाँ पर उसके पास एक स्किल होती है जिसका कि नाम स्किल ड्रेन होता है, लेकिन जो रिवाइंड स्किल है वो जा चुकी होती है, लेकिन जो स्किल ड्रेन स्किल थी वो अब भी मौजूद थी। और इस कारण से री काफी खुश होता है और उसने ये कहा कि पिछले 10 सालों से मेरे पास एक भी सिंगल स्किल मौजूद नहीं थी, जबकि ये स्किल मेरे पास है। तो तभी उसके पास किसी की नोटिफिकेशन आती है और उसे ये पता चलता है कि आज 9 बजे मेज एग्जाम होने वाला है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें मेज एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि मेजर्स की एक ऐसी एजेंसी होती है जिनके अंदर उन्हें पार्टिसिपेट करते हुए उनका टेस्ट लिया जाता है। री यहाँ पर पहुंच चुका था और वो आसपास के नजारे को देखकर ये कहता है कि ये अब भी नया दिख रहा है और वैसे भी ये 7 साल पहले का सीन है, इसलिए सेंस मेक करता है। तभी उसके पास 2 बंदे आ गए, उनमें से एक उससे ये कहता है कि है बिना कलर वाले बंदे, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? हमें इनके बारे में बताया जाता है। ये रेड कपड़े वाले बंदे का नाम गोतो होता है, इसकी लेवल 36 होती है। और ये ब्लू कपड़े वाला बंदा ओइकी होता है जिसकी लेवल 37 होती है। उन्हें देखकर री अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो मेरे भाई के चमचे है ना। तभी गोतो उससे ये कहता है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम दोबारा से मेज एग्जाम को देने के लिए आए हुए हो। ओइकी ये कहता है कि ये पूरे तरीके से बेकार है, तुम कितनी दफा ही क्यों ना ट्राई कर लो, तुम हमेशा बिना कलर वाले बंदे ही रहोगे। इस पर री हमें ये बताता है कि हाँ वो सही है, ये मेरी पहली दफा नहीं है मेज एग्जाम को देने के लिए, मैंने काफी दफा मेज एग्जाम दे रखा है लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं माना है। वह पर वो उनके हाथों को झटक कर यहाँ पर से जाता हुआ ये कहता है कि मुझे जाने दो। ये देखकर गोतो ये कहता है कि आखिर वो ऐसा अजीब एक्ट क्यों कर रहा है। इस पर ओइकी उससे ये कहता है कि तुम उसे जाने भी दो। इसी के साथ ही हमें एग्जाम प्रोक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बी रैंक की मेज होती है और उसका नाम हिनाता रियन्ना होता है और उसकी लेवल 27 होती है। हिनाता री को देखकर ये कहती है कि तो तुम फिर से आ चुके हो, मैं ये मानती हूँ कि ये भली एक एग्जाम है लेकिन तुम इस चक्कर में एक ना एक दिन मारे जाओगे। इस पर री उससे ये कहता कि नहीं, इस दफा जो ये चीज है वो सही रहेगा। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो हिनाता होती है वो उसे एग्जाम देने वाले लोकेशन के अंदर आ चुके थे और वो उससे ये कहते कि तुम्हें तो ऑलरेडी इन सभी रूल्स के बारे में पता होगा। इस पर री हमें जवाब देता है और वो इस डंजन के अंदर जाता हुआ ये कहता है कि मुझे यहाँ पर गोब्लिन्स को मारते हुए उनके 3 मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं पास कर पाऊंगा। अगर किसी बंदे ने अपनी स्किल को अवेकन कर लिया हो तो ये चीज उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। हालांकि आज के दिन पर यहाँ पर एक ऐसी हादसा होने वाली है जो कि काफी खतरनाक है, क्योंकि लेवल 1 डंजन के अंदर आज के दिन पर एक ऐसा मॉन्स्टर आने वाला है जो कि काफी पावरफुल है। वैसा ही होता है, सामने की तरफ रेड कैप नाम का एक गोब्लिन आता है जिसका लेवल इस जगह पर 37 होता है। उसे देखकर हिनाता काफी हैरान हो गई और वो ये कहती कि आखिर जो ऐसा मॉन्स्टर है वो इस जगह पर क्या कर रहा है। वहीं पर वो री से ये कहती कि तुम बाहर की तरफ भागो, मैं उसका सामना करती हूँ। ये देखकर री अपने मन के अंदर ये कहता कि नहीं, जो उनकी लेवल डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हाई है। यहाँ पर रिग्रेस होने से पहला ऐसा ही हादसा हुआ था जिसके अंदर हिनाता उसका सामना नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उसने मेरे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और इस कारण से वो काफी जख्मी हो चुकी थी। वो इतनी जख्मी हो चुकी थी कि उसे मेज वाले रास्ते से हटना पड़ा और ये सारी की सारी गलती मेरी थी। मेरी कमजोर होने की वजह से जो हिनाता का करियर था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये चीजें यहाँ पर डिफरेंट होगी। वहीं पर जो ये गोब्लिन था वो री के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। इस पर री अपने नाइफ को बाहर की तरफ निकाल देता है और उसे सामने की तरफ थ्रो करते हुए ये कहता कि इस गोब्लिन के पास ग्रेटली इनहेंसेस नाम की एक स्किल है जो कि फिजिकल एबिलिटीज को रखती है, लेकिन जो ये गोब्लिन होता है वो उसके नाइफ को इस जगह पर डिफ्लेक्ट कर लेता है। लेकिन गोब्लिन उसके नाइफ को डिफ्लेक्ट कर ही रहा होता है
कि तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए री उसके पास आते हुए उसे एक जोरदार पंच मार देता है। लेकिन इस कारण से इस गोब्लिन को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो उल्टा और भी गुस्सा हो जाता है और वो री के ऊपर पंच मारने के लिए जाहिर होता है कि तभी वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि स्टोल स्किल के जरिए री ने उसके बॉडी इंचेंटमेंट स्किल को इस जगह पर चोरी कर लिया होता है और इस कारण से जो उसकी फिजिकल स्टैट्स होती है वो काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन इस कारण से जो गोब्लिन था वो काफी कमजोर हो चुका था क्योंकि कुछ टाइम के लिए जो उसकी स्किल थी वो उससे छीन ली गई थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए री अपने स्वord का इस्तेमाल करते हुए उससे बीचों बीच काट डालता है और वो बड़े हीरोइक अंदाज में ये कहता है कि तुम इस जगह पर मरे हुए हो अच्छे लगते हो। वहीं पर ये देखकर जो हिनाता थी वो काफी हैरान हुई और वो ये कहती है कि क्या उसने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को इस जगह पर हरा दिया। वहीं पर अपनी इतनी पावर को देखकर री अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये स्किल ड्रेन पावर है वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी हिनाता उससे ये कहती है कि लेकिन आखिर तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे हराया। उसकी बात को सुनकर री काफी हैरान हुआ और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे उससे ब्लैक स्किल के बारे में नहीं बताना चाहिए, इसलिए वो उससे आगे ये कहता कि ये बस एक गलत फहमी थी। यह सुनकर हिनाता उससे ये कहती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो। री अब भी ये कहता है कि बस ये एक गलत फहमी थी। तभी हिनाता ये कहती है कि जबकि यहाँ पर इरेगुलर्स वाली चीजें हुई थी तो इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है, इसलिए मुझे इसके बारे में HQ को बताना पड़ेगा। वहीं पर मॉन्स्टर के मारे जाने के बाद जो उसकी मैजिक स्टोन होती है वो नीचे की तरफ गिर चुकी होती है। री उसे उठाता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि अब यहाँ पर इसके बाद कोई भी इरेगुलर्स अपीयर नहीं होने वाला है। वो आगे ये कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे इस जगह पर 2 और माना स्टोन्स की जरूरत है। इस पर हिनाता ये कहती है कि अभी का टाइम नहीं है कि ये सब कहने की, ये काफी खतरनाक है। लेकिन उसकी ये कहते के साथ ही उसके सामने 2 नॉर्मल गोब्लिन्स आ गए जो कि री के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन री ने एक ही स्लैश का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों का खात्मा कर दिया। ये देखकर हिनाता काफी हैरान हुई। तभी री उससे ये पूछता है कि क्या मैं इन माना स्टोन्स को रख सकता हूँ ना। ये सुनकर हिनाता काफी हैरान हुई। वहीं पर इसी के साथ ही हमें मेज एसोसिएशन के मेन हेड क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हिनाता होती है वो उसे हंटर लाइसेंस देते हुए ये कहती है कि ये रहा तुम्हारा मेज लाइसेंस। वहीं पर इतने मेहनत और मुशक्कत के बाद मेज लाइसेंस को पाकर री काफी इमोशनल हो चुका था और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि इस चीज को पाने में काफी टाइम लग गया और उस दौरान मुझे काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मुझे 10 साल के लिए एक पोर्टर का काम करना पड़ा था, लेकिन अब फाइनली मैं एक मेज बन चुका हूँ। तभी हिनाता उससे ये कहती है कि और ये रहा डिटेल्स जो तुमने इस जगह पर माना स्टोन्स को हमारे साथ एक्सचेंज किया है। वहीं पर इसी के साथ हमें ये बताया जाता है कि जो माना स्टोन्स होते हैं वो मॉन्स्टर्स के शरीर से गिरते हैं और ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है जो कि जर्रा बराबर भी CO2 इमिशन नहीं करती है। और जो ये चीज है उसे तुम आसानी से एसोसिएशन के अंदर सेल कर सकते हो। वो इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए ये कहता है कि जबकि मैंने एक ए रैंक के मॉन्स्टर को हराया है तो शायद से ये चीज डिसेंट ही होगी, लेकिन वो जैसे इसके अमाउंट को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये 3 मिलियन होते हैं। इस पर हिनाता उससे ये कहती है कि तुम्हें इतना तो मिलना ही चाहिए क्योंकि तुमने रेड कैप को हराया था। तभी री उससे ये कहता है कि क्या जो मेजेस है वो इतना ही पैसे कमाते हैं। हिनाता ये कहती है कि तुम तो और भी कमा सकते हो। तभी जो री होता है वो अपने मन के अंदर कुछ सोचता है और वो हिनाता से ये कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और इसी के साथ एक सीन शिफ्ट हुआ और हमें एक और डंजन के सामने हमारे री को दिखाया जाता है जो कि डंजन के ऊपर क्लिक करता है और इसी के साथ ही उसके सामने विंडो अपीयर होती है और ये बताया जाता है कि इस डंजन को रिजर्व किया है कुरासाकी री ने जो कि एक रैंक C का मेज है। ये देखकर री अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसके ऊपर मेरा
नाम लिखाया है। अब तक मैं आज तक अकेले कभी भी एक सोलो डंजन के अंदर नहीं गया था। क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ? वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी एक माना का हाथ आता है और वो उसे जकड़ लेता है। ये देखकर री काफी हैरान हुआ और ये कारनामा करने वाला बंदा गोतो होता है। उसे देखकर री काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और क्यों उससे ये कहता है कि क्या तुम जैसा एक कलरलेस बंदा सोलो डंजन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है? गोतो ये कहता है कि क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है? इस पर री उससे ये कहता है कि मैंने मेंस एग्जामिनेशन को पास कर लिया है, इसलिए मुझे डंजन सोलो के अंदर जाने की अलाउड है। ये सुनकर ये बंदे काफी हैरान हुए। तभी ओइकी उसके सर को पकड़ते हुए ये कहता है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम मुझे अपना स्किल दिखाओ। वहीं पर री अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये माना हैंड एक ऐसी स्किल है जिसे कि इस जगह पर माना का इस्तेमाल करते हुए फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो ये एक्सट्रीम बॉडी इंचेंटमेंट है वो इसे आसानी से ब्रेक नहीं कर सकती है। लेकिन तभी उसने ये कहकर अपने सर को ओइकी के सर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। इस कारण से ओइकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही रे ने अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके माना हैंड वाले स्किल को भी चुरा लिया होता है, जिस कारण से जो ओइकी की माना हैंड की स्किल थी वो इस जगह पर कुछ टाइम के लिए डिसेबल्ड हो जाती है और री इस जगह पर आजाद हो जाता है। ये देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो री होता है वो माना हैंड का इस्तेमाल कर सकता था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए ओइकी को माना हैंड के अंदर जकड़ लेता है। ये देखकर ओइकी काफी हैरान हो गया और उसने ये कहा कि क्या तुमने सच में अपने स्किल्स को अवेकन कर लिया है? लेकिन गोतो को अभी तक अक्ल नहीं आया हुआ होता है और वो अपने फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए री के ऊपर अटैक करने के लिए जाता हुआ ये कहता है कि लेकिन तुम इससे घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, और उसने ये कहकर फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए री के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। तभी री अपने फिजिकल इंचेंटमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है और इसी एक पंच से जो गोतो था वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ओइकी भी काफी हैरान था और गोतो भी काफी हैरान था। इस पर ये लोग ये कहता है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम इस जगह पर ड्यूअल कलर्ड हो। इस पर री उससे ये कहता है कि नहीं, और उसने ये कहकर गोतो के फायर बॉल स्किल को इस जगह पर शो कराता है और वो ये कहता है कि मेरे पास एक और कलर ऐड हो चुका है। वहीं पर कुछ समय के अंदर जो ओइकी था वो इस जगह पर आजाद हो चुका था। तभी री उनसे ये पूछता है कि क्या तुम लोग फिर भी इस जगह पर फाइट करने वाले हो? लेकिन ये लोग इससे काफी घबरा चुके थे और वो माफी मांगते हुए यहाँ पर से भाग गए। वहीं पर री अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर काय को इसके बारे में पता चल गया तो जो ये चीज है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि काय मुझे काफी टाइम से एक कुत्ते की तरह ट्रीट करता आया है। अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने एक स्किल को अवेकन किया तो वो मुझे क्रश करने के लिए आएगा, और वो ऑलरेडी अभी 50 लेवल पर पहुंच चुका है जो कि मॉडर्न एरा के अंदर काफी ताकतवर है। और इसी के साथ ही मुझे उसके बारे में भी फिक्र करना नहीं है, बल्कि जो ये डंजन है वो जल्द ही इस जगह पर अनलॉक्ड होने वाला है। इसी के साथ ही वो इस डंजन के सामने खड़ा होकर ये कहता है कि इसलिए मुझे जितना हो सके उतना अपने लेवल को बढ़ाना होगा, क्योंकि ताकत की जो फाउंडेशन होती है वो इस जगह पर लेवल होती है। वहीं पर वो ये कहकर डंजन के अंदर चला गया, लेकिन वो अब भी सोचों के अंदर गुम होता है और उसने ये कहा कि अगर तुम लेवल अप करते हो तो तुम काफी सारी नई स्किल्स को खोज सकते हो और तुम अपने माना पूल को भी काफी अच्छे तरीके से भर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आखिर तुम कितने एक टाइम के अंदर कितने सारे माना का इस्तेमाल कर सकते हो। तभी उसके सामने फ्लेम विजार्ड समन हो गया जो कि एक लेवल 38 का मॉन्स्टर था। इसे देखकर री अपने फायर बॉल को समन करते हुए कहता कि मैं सिर्फ अभी के वक्त पर सिर्फ एक ही फायर बॉल को मैनेज कर सकता हूँ। वहीं पर जो फ्लेम विजार्ड होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे फायर बॉल को क्रिएट करते हुए इससे री के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर री अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसके और मेरे स्किल के अंदर काफी सारे गैप है, और वो ये कहकर अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए उसके एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने में तो कामयाब हुआ, लेकिन उसे सारे के सारे अटैक से डॉज ही करना
करना पड़ता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं उसे सामने सामने में नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, उसकी लेवल कितनी हाई ना क्यों ना हो, यहाँ पर एक चीज कभी चेंज नहीं होती है। और वो ये कहकर उस फायर लिजार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर ये फायर लिजार्ड काफी परेशान हो गया, क्योंकि एक बार अटैक करने के बाद वो 2 सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो री होता है उसके पास जाकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और इसी के साथ ही उसने उसके स्किल फायर बॉल को भी चोरी कर लिया होता है। इस कारण से जो ये बंदा होता है वो फायर बॉल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और इस चीज का इस्तेमाल करते हुए जो री होता है वो उसी का स्किल के जरिए उसे खत्म कर देता है और इसी के साथ ही वो 4 बार लेवल अप कर जाता है। ये देखकर री ये कहता है कि अगर मैं ऐसे ही पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारता रहूं तो मैं इजीली काफी जल्दी लेवल अप कर पाऊंगा। इसलिए उसने आगे ये डिसाइड किया कि मुझे इस डंजन के अंदर ही लेवल 30 पर पहुंचना होगा और वो ये कहकर इस डंजन के आगे जाना रवाना कर चुका था और उसके रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो उन सभी को मारता जा रहा था और वो लेवल अप करता जा रहा था और इस कारण से उसने अभी तक काफी तेजी से लेवल 27 पर पहुंच चुका था। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता कि इतने लेवल पर आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अब लेवल अप करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर मुझे लेवल 30 पर पहुंचना है तो मुझे और भी हायर लेवल वाले ओपोनेंट को हराना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस डंजन के बॉस रूम का सीन दिखाया जाता है। री यहाँ पर पहुंच चुका था और वो अंदर की तरफ जाता हुआ ये कहता है कि मुझे इससे हराना पड़ेगा। वहीं पर अंदर की तरफ डंजन बॉस होता है जिसका कि नाम स्कल डीमन होता है और उसका लेवल 45 होता है। वहीं पर उसके साथ 2 इम्पोस्टर्स होते हैं जिनका लेवल 30 होता है। इस पर री ये कहता है कि ये सारे के सारे काफी ज्यादा लेवल पर है, अगर मैं उनके स्किल्स को चोरी करता हूँ तो मेरे पास जीतने का चांस है। और वो ये कहकर सीधा बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया और वो जैसे उसके उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है तो इस बॉस मॉन्स्टर के सामने एक शील्ड अपीयर हो जाता है और वो इस कारण से उसे पंच नहीं मार पाता है। ये देखकर री काफी हैरान हुआ और उसे पीछे हटना पड़ता है और उसने ये कहा कि जैसा कि मैंने सोचा था मैं उस तक नहीं पहुंच सकता हूँ, क्योंकि जो उसके माना बैरियर है वो मेरे सामने आ रही है, इसलिए मैं स्किल ट्रेन एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर इस कारण जो ये डंजन बॉस था वो काफी गुस्सा हो चुका था और वो री के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था और वो री के ऊपर अटैक करता है, लेकिन री काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है इस चीज का इस्तेमाल करने के अलावा। वहीं पर री अपने मन के अंदर आगे ये कहता है कि अगर मुझे उसके माना बैरियर को इस जगह पर डिस्ट्रॉय करना है तो मुझे कुछ पावरफुल चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर इम्पोस्टर्स के ऊपर पड़ी और उसके मन के अंदर कुछ आइडियाज आता है और वो उनमें से एक इम्पोस्टर के पास जाकर उसे एक जोरदार पंच मारते हुए उसके स्किल को इस जगह पर चुरा लेता है जो कि आइस निडल होता है और वो ये करते के साथ ही फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए उसे मार देता है और वो दूसरे पोस्टर के पास जाता हुआ आइस निडल का इस्तेमाल करते हुए उसे भी मार देता है और वो नीचे की तरफ उस डंजन बॉस का सामना करने के लिए आ गया। लेकिन तभी डंजन बॉस अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी इम्पोस्टर्स को समन कर देता है जो कि री के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इस पर री अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि जो ये डंजन बॉस है वो बार बार इम्पोस्टर्स को समन कर पा रहा है, जो ये चीज वो काफी मुश्किल देने वाली है, लेकिन ये काफी काम की है। और वो ये कहकर उस इम्पोस्टर के पास जाकर उसे मार देता है और वो इस कारण से लेवल अप करने में भी कामयाब हो जाता है। अब वो इस जगह पर लेवल 28 पर पहुंच चुका था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर जो मेरी लेवल है वो ऐसी बढ़ती रही तो तभी उसे ये बताया जाता है कि जो तुम्हारी माना है वो जितनी कंट्रोल कर सकते हो वो अपने वैल्यू पर पहुंच चुकी है और इस कारण से तुम्हारी जो स्किल सिंथेसिस स्किल है वो अनलॉक्ड हो गई। लेकिन उसकी हरकतों की वजह से जो ये डंजन बॉस था वो काफी गुस्सा हो चुका था। लेकिन
री को इससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने एक हाथ के अंदर आइस निडल स्किल को अपीयर करता है और वो दूसरे हाथ के अंदर फायर बॉल को अपीयर करता है और वो स्किल सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को मर्ज करना शुरू कर जाता है और वो इन दोनों को मर्ज करने के बाद इनके अटैक करने का नाम फायर लेंस रखता है और वो डंजन बॉस के ऊपर जाते हुए इससे एक जोरदार अटैक करता है। इसे रोकने के लिए डंजन बॉस अपने माना बैरियर का भी इस्तेमाल करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है और जो उसका माना बैरियर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस कारण से री उसके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो पाता है। इस कारण से ये डंजन बॉस था वो कुछ समय के लिए काफी कमजोर हो चुका था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए री फायर लेंस का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है और इस कारण से वो काफी दफा लेवल अप भी कर लेता है। अब वो इस जगह पर लेवल 33 पर पहुंच चुका था। वहीं पर इसी के साथ में इस सिंथेसिस के बारे में बताया जाता है जिसका तुम इस्तेमाल करते हुए स्किल्स को कंबाइन करते हुए उन्हें और भी पावरफुल टेक्निक के अंदर चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अराउंड 30 लेवल पर होना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर कुछ हिम्मत थी जिसके कारण मैं इससे कर पाया। तभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है और उसे ये बताया जाता है कि जो तुम्हारी लेवल की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। अब जो तुम्हारी स्किल स्रोत है उससे इस जगह पर 3 से बढ़ाकर 5 कर लिया गया है। अब तुम 5 स्किल्स को रख सकती हो या फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखकर री अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये चीज है वो तो और भी आसान हो चुकी है। वहीं पर इसी के साथ ही जो री होता है वो इस डंजन बॉस के माना कोर को हिनाता को ले जाकर दिखाता है। ये देखकर हिनाता काफी हैरान हो गई और वो चिल्लाते हुए ये कहती है कि क्या तुमने स्कल डीमन को हराया है और ऊपर से तुम 33 लेवल पर पहुंच चुके हो, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। इस पर री ये कहता है कि वो मैं थोड़ा सा लकी था। इस पर हिनाता उससे ये कहती है कि क्या एक दिन के अंदर 30 लेवल पर पहुंचना क्या ये एक कोइंसिडेंस है। इस पर री हाँ में जवाब देता है। तभी हिनाता उससे ये कहती है कि अब तुम बिना किसी झिझक के बी रैंक के मेज बन सकते हो। लेकिन इस जगह पर तभी काई की एंट्री होती है और वो ये कहता है कि वेट अ सेकंड, क्या जो ये कुत्ता है वो इस जगह पर एक बी रैंक का बन चुका है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ होगा। उसे देखकर री काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी काई हिनाता से ये कहता है कि जो ये बंदा वो एक भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो एक कलर लेस है, तो क्या वो सच में एक बी रैंक का मेज बन सकता है। इस पर हिनाता उससे ये कहती है कि लेकिन री ने सच में इस जगह पर रेड कैप और स्कल डीमन को हराया है। ये सुनकर काई काफी अजीब तरीके से री की तरफ देखता है और गुस्से से ये कहता है कि क्या तुमने ये किया, और वो अपने हाथ के अंदर एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। इस कारण से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन री ने अपने माना बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक लिया होता है और वो ये कहता है कि इस स्किल का इस्तेमाल यहाँ पर करना काफी खतरनाक हो सकता है। ये देखकर जो काई था वो उससे ये कहता कि तुझे ये र्यूमर थी वो इस जगह पर सही थी। इस पर री उससे ये कहता है कि हाँ। इस पर काई उससे ये कहता है कि लेकिन तुम इस जगह पर कुछ स्किल का इस्तेमाल करने की वजह से ज्यादा एक्साइटेड मत होना, क्योंकि मैं खुद अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ये देखूंगा कि आखिर तुम कितने कैपेबल हो। ये सुनकर हिनाता उससे ये कहती है कि काई क्या तुम यहाँ पर फाइट करने वाले हो। काई ये कहता है कि अगर ये बंदा वो पूरे तरीके से एक थ्रो बी रैंक का मेज होता तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो ये बंदा उसकी सारी की सारी जो एबिलिटीज है वो बी रैंक की नहीं हो सकती है। वहीं पर इस कारण से री भी काफी परेशान था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं उसकी बात को मना करता हूँ तो जो ये चीज है वो और भी आगे बढ़ेगी। इसलिए वो आगे ये कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में समझ चुका हूँ। इस कारण से काई काफी गुस्सा होता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के अरेना का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों आमने सामने आ चुके थे। वहीं पर काई अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि जब तुम किसी ताकतवर बंदे का सामना करते हो तो तुम्हारी जीतने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। और काई अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि मुझे किसी भी हाल में अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है, क्योंकि मेरे लेवल 30 का इस्तेमाल करते हुए मैं मैक्स इस जगह पर 3 बेसिक स्किल्स का कॉम्बो ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन जबकि काई लेवल 50 पर है तो वो इस जगह पर 5 स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। अगर बेसिकली मैं बात
बात करूँ तो अगर मैं नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए सामना सामनी उससे फाइट करूँ तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए मुझे किसी चीज का इस्तेमाल करते हुए अपने गैप को यहाँ पर रोकना होगा। और उसने ये कहकर आइस नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले काई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी और उसे डिफेंड करने के लिए जो काई था वो अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो री का अटैक था वो काई के अटैक को इस जगह पर पूरे तरीके से तबाह कर देता है। ये देखकर काई काफी हैरान हुआ, वहीं पर वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही री उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी सामने आ चुका था और वो अपने बॉडी इंचेंटमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर काई अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो डुअल कलर्स है। वहीं पर री अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि उसने अपने फोर्थ स्किल का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सिर्फ एक ही स्किल को इस्तेमाल करने के लिए माना बचा हुआ है। वहीं पर वो ये कहकर अपने स्किल सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए फायर लेंस को इस जगह पर बनाता है और वो इससे काई के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए ये कहता है कि अब तुम इस जगह पर नहीं बचोगे। ये देखकर काई उससे ये कहता है कि तो तुम इस जगह पर 3 कलर्स वाले स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तभी वो एक स्माइल पास करता है और तभी वो इस जगह पर फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए री को पीछे की तरफ धकेल देता है और वो उससे ये कहता है कि जो मेरी फायर पावर है वो इस जगह पर तुम्हारे एक स्किल से 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। और वैसे भी मुझे ये समझ में आ चुका है कि आखिर तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे थे, क्योंकि तुम 3 कलर्स वाले स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो ये कहकर अपने अटैक को रेडी करते हुए ये कहता है कि नाचो, और वो ये कहकर इससे काफी सारे फायरबॉल को क्रिएट करते हुए री के ऊपर अटैक कर रहा था और री उन सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ फायर लेंस का इस्तेमाल करते हुए काई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो काई का फायर बॉल होता है वो उसके फायर लेंस को तोड़ता हुआ सीधा उसके पास चला जाता है। उसे रोकने के लिए री अपने माना बैरियर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका माना बैरियर उसके सामने नहीं टिक पाता है और वो जख्मी होकर नीचे की तरफ बैठ जाता है। तभी काई उससे ये कहता है कि तुम अपने सर को मेरे सामने झुकाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफ कर दूंगा, तुम मुझसे इस जगह पर माफी मांगो अभी के अभी। इस पर री अपने आत्मनिर्भर को खो देता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, क्या मुझसे हार मानना चाहिए? लेकिन अगर मैं हार मान लेता हूं तो मुझे हमेशा गुलामों की तरह रहना चाहिए। और वो ये कहकर फिर से जोश के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि उसे गुलामी वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी और वो इसलिए उसका सामना करने के लिए खड़ा हो गया। और वो उससे ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर काई उससे ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम मरने के बाद ही ये सीखोगे, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और वो ये कहकर अपने काफी ज्यादा बड़े फायरबॉल स्किल का इस्तेमाल करता है और उसने इस जगह पर उसके ऊपर ओवरक्लॉक स्किल का भी इस्तेमाल करा था, जिसके कारण जो कुछ समय के लिए जो उसकी माना है वो काफी डबल हो जाएगी और वो इसका इस्तेमाल करते हुए काफी सारे फायरबॉल्स क्रिएट कर लेता है। और उसने इन फायरबॉल के 10 कॉम्बो अटैक्स को इस जगह पर रेडी करा होता है। ये देखकर रीवी काफी हैरान हो जाता है और उसने ये कहा कि ये तो वही एबिलिटी है जो कि काई को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है और इसी कारण से वो काफी सारे किंग से काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर भी वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था ताकि तुम इस स्किल का इस्तेमाल करो। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है वो इस जगह पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए सावधान, टेक केयर एंड बाय बाय।